नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 27 जुलाई 2020 है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। यह आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस वीडियो को रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ इसको रेगुलरली दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। दूसरे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में बताइए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपने कर ली है तो कैन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू आस्क 3 मोर स्टूडेंट्स, 3 और स्टूडेंट्स को बताइए स्टडी आईक्यू के बारे में। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक फोटो है, कवर पेज है, ये एक किताब का है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये किताब किसने लिखी है? विरल वी आचार्य ने। विरल वी आचार्य कौन है? ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं। और उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, फिलहाल जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? शक्तिकांता दास। तो शक्तिकांता दास से पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने अपनी जॉब जो है, अपनी पोस्ट जो है गवर्नर की, आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट, उसमें से रिज़ाइन किया था। उनकी टेन्योर ख़त्म नहीं हुई थी, यानी कि अपनी टर्म ख़त्म होने से पहले ही वो इस जॉब को क्यों छोड़ के चले गए। उसके पीछे रीज़न जो बताया है इस किताब में डेप्यूटी गवर्नर, उस टाइम के डेप्यूटी गवर्नर थे विरल वी आचार्य, उन्होंने ये बताया है कि भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, आरबीआई की स्वतंत्रता को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी। यानी कि इस इंस्टीट्यूशन आरबीआई की जो ऑटोनॉमी थी, उस ऑटोनॉमी को अंडरमाइन कर रही थी। गवर्नमेंट ये बता रही थी कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। और उर्जित पटेल जो हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट उनको बता रही थी उनसे वो एज एन इकोनॉमिस्ट हैप्पी नहीं थे, उनसे वो सहमत नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी। विरल वी आचार्य ने भी अपनी जॉब जो है कुछ टाइम के बाद छोड़ दी थी, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। आपके लिए एक प्रश्न है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आरबीआई के एक होते हैं गवर्नर, राइट? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गवर्नर, राइट, जीओवी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आरबीआई के कितने डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं? बताइए। आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट करना है कि आरबीआई के कितने डिप्यूटी गवर्नर्स हैं या फिर होते हैं। ओके। अब आपको याद होगा, अगर आप एक लंबे टाइम से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो याद होगा, अगर नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट। जब अरुण जेटली साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, तो उस टाइम पर एक सेक्शन का इस्तेमाल किया था। आरबीआई एक्ट में एक सेक्शन 7 है। इस सेक्शन 7 का इस्तेमाल जो है वो आरबीआई के इतिहास में फर्स्ट टाइम किया गया था, पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। अब इस सेक्शन का मतलब क्या है? काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस सेक्शन 7 के बारे में। कंट्रोवर्सी यानी कि काफ़ी सारी चर्चा हुई थी इसके बारे में कि क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, क्या मीन्स क्यों इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों हुई कि हमें सेक्शन 7 का इस्तेमाल करना पड़ा। सेक्शन 7 का मतलब ये है बेसिकली, देखिए, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट सबसे ऊपर है और आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है, राइट? लेट मी राइट डाउन आरबीआई हियर। तो आरबीआई भी एक प्रकार से गवर्नमेंट की ही बैंक है। लेकिन आपको ये सारी जो आरबीआई हैं उनकी एक स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्वतंत्र नहीं रहेगी आरबीआई तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्या है? डायरेक्टली गवर्नमेंट ही सारी बैंक्स को संभाल लें, इज़न्ट इट? तो एक एक्सपर्ट बैंक है आरबीआई, एपेक्स बैंक है, हमारे देश की टॉप नंबर की बैंक है, या फिर टॉप लेवल की, नॉट टॉप नंबर बट टॉप लेवल की एक बैंक है। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जैसे एपेक्स कोर्ट है, इसी प्रकार से आरबीआई एपेक्स बैंक है। ओके। तो गवर्नमेंट के जो आदेश हैं वो आरबीआई को मानने पड़ते हैं। ओके। जनरली आज तक ऐसा था कि बातों से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर उर्जित पटेल और उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के बीच में इतनी अनबन हो गई थी कि फाइनली सेक्शन 7 में यह है कि गवर्नमेंट जो आपको कहेगी वो आपको मानना ही है। ओके। तो इसका रफ एक ऐसा ट्रांसलेशन हो सकता है या फिर इंटरप्रिटेशन है कि गवर्नमेंट से जो आपको आदेश मिला है वो आदेश आपको फॉलो करना है। तो इट वॉज
इसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी लास्ट ईयर। गवर्नमेंट की डिमांड क्या थी? गवर्नमेंट इन्वेस्ट किए जा रही थी, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे थे, तो मार्केट इकोनॉमी को पिकअप करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे पैसे इंजेक्ट कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि पिकअप नहीं हो रही थी मार्केट इकोनॉमी, जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने ये बताया कि आरबीआई जो भी प्रॉफिट करे, आरबीआई के पास अगर एक्सेस कैपिटल हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये पैसे आप दे दीजिए गवर्नमेंट को। फिर जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, इस किताब में ये लिखा है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, अगर कोई बैंक में एनपीए ज़्यादा हो गया तो वो आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत लाया जाएगा, ताकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे उस बैंक के ऊपर। तो इसको थोड़ा डाइल्यूट, इसको थोड़ा ईजी बनाया जाए। फिर जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने आपको पैसे वापस नहीं दिए हैं, तो उनके साथ इतनी ज़्यादा शक्ति से आप पेश ना आए, राइट। थोड़ा उनको थोड़ा एक लिबरल तरीके से उनके साथ एक व्यवहार हो। तो इस प्रकार की जो डिमांड थी, ये सारी डिमांड इस किताब में ऐसा लिखा है, इसको लेकर उर्जित पटेल जो है वो काफ़ी नाराज़ थे। आचार्य की जो बुक है, विरल आचार्य की ये जो किताब है, तो ये किताब बेसिकली उनकी स्पीचेस और रिसर्च और उनकी कमेंट्स, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर जब वो थे एज ए डिप्यूटी गवर्नर, तो उस टाइम पर जो भी बातें उन्होंने बताई थी, ये सारी चीज़ें इस किताब में आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। Moving on to next item, 275 apps under Government of India's radar. गवर्नमेंट की नज़र में 275 या फिर उससे भी ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स जो हैं अब रडार में आ चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एनालाइज किया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ इंटरनेट कंपनीज़ हैं अब गवर्नमेंट की रडार पर हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पबजी एक बहुत ही फेमस गेम एप्लीकेशन है हमारे देश में, गेमिंग ऐप है, तो इस ऐप को भी इस 275 चाइनीज़ ऐप के लिस्ट में रखा गया है और इसको भी बंद किया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब गवर्नमेंट जो है ये फॉर्मलाइज करना चाहती है इस मेथड को। पहले 59 ऐप को बैन किया, उसके बाद 30 और ऐप्स, फिर अब 275 ऐप्स, आज कुछ 47 जितने ऐप्स को और बैन किया है। तो अब गवर्नमेंट इस प्रोसेस को कांस्टेंट करना चाहती हैं, इसको और ज़्यादा एक फॉर्मल रूप देना चाहती हैं। तो इसके लिए स्क्रूटिनी की जा रही है, कि कांस्टेंट स्क्रूटिनी, और एक बेसिकली डिस्कशन चल रही है कि कैसे, क्या एक अलग से बॉडी बनाई जाए, क्या अलग से एक सेटअप क्रिएट किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिज़ाइन किया जाए, जिससे कि ये जो वेटिंग की प्रोसेस है, कंटिन्यूसली रडार में ये सारी ऐप्स जो हैं उनको स्कैन किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, और अगर कोई प्राइवेसी को लेकर या फिर भारत के लोगों के प्राइवेट डेटा को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई इश्यू दिखाई दिया, तो फिर इसको बैन किया जा सकता है। देखिए, चाइनीज़ इंटरनेट कंपनीज जो हैं उनके यूज़र्स हमारे देश में कुछ 300 मिलियन यूज़र्स हैं, और आप कह सकते हैं कि नियरली 2/3 ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स जो हैं वो चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल करते हैं। यूएसए और चाइना के बीच में जो एक ट्रेड वॉर है, और ट्रेड वॉर के साथ साथ एक टेक्नोलॉजिकल वॉर भी जो चल रहा है, तो ये टेक वॉर के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। ये दोनों देश जो हैं, दोनों देशों की कंपनी जो है वो भारत की मार्केट को टारगेट करना चाहती हैं, क्योंकि 450 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स आपको किस देश में मिलेंगे? दैट इज़ इंडिया। तो काफ़ी मीन्स फ़िलहाल ये सारे ऐप्स बैन करके यूएसए की कंपनीज जो हैं वो काफ़ी खुश होगी, और चाइना की कंपनीज जो हैं वो काफ़ी दुखद महसूस कर रही होगी। FTAs, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी आपको ये बता दिया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है। इंडिया और यूएसए को लेकर भी हमने डिस्कशन की थी। आज एक और ख़बर है इंडिया और यूएसए को लेकर, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में पहले बात करेंगे कि भारत बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को रीसेट करने वाला है। बहुत सारे ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जिससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, जिससे इनफैक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे FTAs को भारत बंद कर देगा। जैसे कि RCEP, भारत ने इस RCEP को ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर भारत इसको ज्वाइन करता, ऑलरेडी ये RCEP के देशों के साथ भारत का एक डेफिसिट चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट, और अगर इसको ज्वाइन करे तो और ज़्यादा डेफिसिट होगा, तो इससे कोई भारत को फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे जो भी FTAs हैं इनको भी स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और जनरली जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट होते हैं उसमें एक रिव्यू या फिर एग्जिट का क्लोज होता ही है। तो अब भारत, USA, यूरोपियन यूनियन, UK, इस प्रकार के जो देश हैं, पार्टीज़ हैं,
तो इनके साथ जो हमारी ट्रेड डील्स हैं उनको रिन्यू करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना को छोड़कर दूसरी जगह पर एक मार्केट बेस को स्कैन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना को वो कंप्लीटली छोड़ देंगे, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट, एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक ऑप्शंस के, एक देश में से अगर सामान आना बंद हुआ तो दूसरे देश में से जो सामान बन रहा है उनको बताया जा सकता है कि थोड़ा और प्रोडक्शन आप कर दीजिए, तो इस प्रकार की चीज़ें कि जो कहते हैं हम कि डोंट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो इसी प्रकार से ये देश जो हैं, ये यूएसए, फिर यूरोपियन यूनियन, यूके, ये सारे देश और इनकी कंपनीज जो हैं वो डाइवर्सिफाई होना चाहती हैं, अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। तो भारत नई ट्रीटीज़ से, नए एग्रीमेंट से उनको और ज़्यादा अच्छी ऑफ़र, और भारत को एक अच्छी ऑफ़र मिले, उसको भी टेबल पर रखना चाहता है। एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी तैयार किया गया है, फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इनके जो लीडर्स हैं वो मिलकर एक स्क्रूटिनी भी कर रहे हैं कि कैसे हम एफटीएस को और ज़्यादा शार्पन कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। फिर बात करते हैं इंडिया यूएस लिमिटेड डील के बारे में। इससे पहले मैंने आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के बारे में समझाया था। अब भारत और यूएसए जो है वो एक लिमिटेड डील साइन करने के ऊपर हैं। ये डील जो है ये $13 बिलियन की होगी, या फिर जो दोनों देशों के बीच में व्यापार हो रहा है उसका 15% इस डील के द्वारा कवर किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में भारत को इंक्लूड किया जाएगा। ये जीएसपी है क्या? ये यूएसए की एक फैसिलिटी है। यूएसए ने एक जीएसपी बनाया है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी। तो ये जीएसपी जो है उसमें यह है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे देशों की जो क्वालिटी है, उनके प्रोडक्शन, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्री को कैसे मैच कर पाएंगे अगर उनके ऊपर आप टैरिफ लगाएं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं, तो फिर वो कभी भी यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड में अपना सामान, खास करके यूएसए में, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं, सिर्फ यूएसए की बात है ये, तो यूएसए में अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। तो इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। जो भी देश और उनके जो भी प्रोडक्ट्स जीएसपी के लिस्ट में है तो उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। तो इसमें भारत को इंक्लूड कर दिया है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। वैसे ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इट इज़ अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये जो इनिशियल डील है ये लिमिटेड होगी, फिर धीरे धीरे अगर ये सारी चीज़ें सही चली तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्यूचर में पीटीए को एफटीए में बदलने की कोशिश की जाएगी। भारत अपनी डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को भी यूएसए के लिए खोल सकता है, और भारत ने ये डिमांड की है कि जो गारमेंट्स हैं, इंडिया के गारमेंट्स जब यूएसए में भेजे जाते हैं तो उनके ऊपर 16.5 से लेकर 32% जितनी ड्यूटीज़ लगाई जाती है, तो इसको हटा दीजिए या फिर इसको कम कीजिए। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, फिर फार्म प्रोडक्ट्स, चेरी, स्वीटन, ये सारी चीज़ों को भी भारत यहाँ पर बेचने की अनुमति दे सकता है, या फिर इनके ऊपर जो एक ड्यूटी है उसको कम कर सकता है। रिवैम्प इंडिया पोस्ट, आपको पता है कि भारत सरकार जो है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 से ज़्यादा कंपनी रखने वाली नहीं है। भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया है। बैंक्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर हमारे देश में जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांच और गांव-गांव तक इनकी ब्रांच हो, तो ये हैं पोस्टल सर्विसेज। तो भारत सरकार ये सोच रही है कि 14,000 स्ट्रॉन्ग ब्रांच वाली जो 45 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको पोस्ट बैंक के, या जो ये इंडिया पोस्ट बैंक है उसका पार्ट बनाया जाए। देखिए, ये जो पोस्ट है, पोस्टल सर्विस, यहाँ पर इंडिया पोस्ट सर्विस जो है हमारी पोस्ट ऑफिस, जिसको हम जनरल भाषा में कहते हैं, तो इनकी 1.5 लाख से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। कैन यू बिलीव, 1.5 लाख से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अलग अलग गाँवों तक आपको ये इंडियन पोस्ट सिस्टम जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब गवर्नमेंट जो है बैंक्स को, आपको पता है कि कंसोलिडेट कर रही हैं, तो ये सारी बैंक्स जो फ़िलहाल कुछ 12 जितनी बैंक्स हैं, तो इनको कम करके 4, तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में सिर्फ 2 बैंक्स होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट बैंक। बाकी की सारी बैंक्स को मर्ज किया जा सकता है। तो अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल सब्सिडियरी तैयार करेगी, एक स्पेशल होल्डिंग कंपनी बनाएगी और आरआरबीज को उनके तहत रखा जाएगा, और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को कंट्रोल भी वही एक नई होल्डिंग कंपनी करेगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जो स्टेट्स हैं, फिर जो दूसरी बैंक्स हैं, अगर उन्होंने, उनका इन्वेस्टमेंट है इस आरआरबीज में, तो वो फिर इस इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे दे देगी और शेयर जो है वो अपने पास रख लेगी। तो ऐसा भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। आईपीपीबी जो हैं वो
पेमेंट बैंक के तौर पर तो काम करती हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैंक है जैसे कि डिपॉजिट कलेक्ट करना, 1 लाख रुपए तक पर कस्टमर डिपॉजिट कलेक्ट कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, और लोन नहीं दे पाती IPPB। तो ये भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट एक्टिवेट करना चाहती है। तो इस जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में सिर्फ 2 ही बैंक्स हमारे देश में हो सकती हैं, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट बैंक। तो ऐसा भी हो सकता है। We have to wait and watch. And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.